हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सी टेट टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें से 30 क्वेश्चन के 3 टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज करेंगे टेस्ट नंबर 4। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। यानी क्या पूछा है इसमें, हमसे पूछा गया है कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था। बुद्धि परीक्षण जिसके द्वारा हम बुद्धि का मापन करते हैं कि विद्यार्थी में किस प्रकार की बुद्धि है, उसका जो बुद्धि लब्धि स्थिरांक है वो कितना है। तो इसमें क्या रहता है, पहले लिखते हैं और सबसे ऊपर लिखते हैं मानसिक आयु बटा उसकी वास्तविक आयु क्रॉनिकल एज इंटू 100 करते हैं। इससे बुद्धि लब्धांक निकाला जाता है। ये फॉर्मूला विनय द्वारा नहीं दिया गया था। ये जो फॉर्मूला है ये विनय द्वारा नहीं दिया गया था, ये दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, टर्मन ने। स्टर्न ने जिसमें 100 नहीं लगाया था पर टर्मन ने इसमें 100 लगा दिया था। तो सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता तो माना जाता है विनय को, पर ये जो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला दिया है ये टर्मन और स्ट्रन द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, ये जिसमें 100 लगा हुआ होगा वो टर्मन द्वारा दिया होगा, जिसमें MA/CA होगा ओनली वो स्ट्रन द्वारा दिया होगा। तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले पूछा हमसे, तो इसमें आएगा अल्फ्रेड बीने आएगा। क्या आएगा इसमें, अल्फ्रेड बीने आएगा, स्टर्न नहीं आएगा इसमें, अल्फ्रेड बीने आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर या कर रही है, यानी ऐसा करके वो शिक्षक क्या करना चाहता है वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। इसमें क्या कर रहा है शिक्षक, क्या कर रहा है, कक्षा के कार्य को यानी उसने आज कितना करवाया और कैसे करवाया वो सब इकट्ठा करता है। ठीक है, उन्हें पढ़ता है कि मैंने ये करवाया और इस तरीके से करवाया। बाद में वो अपनी एक योजना बनाता है कि कल मैं इससे आगे करवाऊंगा और इस तरीके से कराऊंगा और कल को और बेहतर बनाऊंगा। यानी आज जो कराया कल जो कराऊंगा वो उससे भी बेहतर कराऊंगा, ऐसी योजना बनाता है। और अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रख, यानी उसको पता चल गया कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, कितना उनको आता है और कितना मुझे उनको सिखाना है। इस प्रकार से एक योजना बनाता है और उसको उनकी आवश्यकता को ध्यान रख के पूर्ण करता है उस योजना को। तो वह क्या कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो सीखने के लिए आकलन कर रहा है। क्या कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है। सीखने के समय आकलन तो जब वो हम टेस्ट वगैरह लेते हैं बच्चों के, वो हो गया सीखने के समय बच्चे सीख रहे हैं और हम उनका आकलन कर रहे हैं कि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। सीखने का आकलन भी वही हो गया, पर इसमें सीखने के लिए कि टीचर योजना क्यों बना रहा है, ताकि वो बच्चों को अच्छे से करवा सके, जो वो पढ़ा रहा है वो बच्चों को अच्छे से हो, समझ में आए, स्पष्ट करे। तो क्या कर रहा है वो टीचर, इसके माध्यम से सीखने के लिए आकलन कर रहा है कि कैसे मैं बच्चों को और अच्छे से करवा सकता हूँ, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखे। तो 2 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद है। यानी जो कक्षा कक्ष में लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं कक्षा में, उनमें जो हम लिंग भेदभाव करते हैं वो क्या है, क्या होगा उससे कक्षा में। यानी अगर हम लड़कों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे तो लड़कियों को ऐसा लगेगा कि टीचर हम पे ध्यान नहीं दे रहा है, हमें अच्छे से नहीं पढ़ाता, यानी उनके मन में एक निराशा का भाव और टीचर के प्रति ऐसा लगेगा कि ये सर या मैम तो हमसे भेदभाव करते, हमें अच्छे से नहीं समझाते। एक उनके मन में जो उत्साह होना चाहिए था वो नहीं रहेगा, निराशा का भावना होगा और क्लास में भी असंतुलन की भावना रहेगी, वो सहयोग की भावना उनमें नहीं आएगी। यानी एक तो इससे जो समाजीकरण होना चाहिए था वो नहीं होगा, जो क्लास में संतुलन और डिसिप्लिन बना रहना चाहिए था वो नहीं बनेगा, और जो मतलब जेंडर लिंग भेदभाव उस कक्षा में हो रहा है, तो अगर उस कक्षा में दोनों प्रकार के बच्चे हैं और दोनों ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं दोनों में,
तो जो प्रतिभाशाली बच्चा, अगर लड़की के प्रति ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो लड़के को ऐसा लगेगा कि मुझ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर वो उस क्षेत्र में आगे जाना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा, यानी उसका जो विकास है वो एक प्रकार से अवरुद्ध हो जाएगा। यानी उसमें क्या आ जाएगा, निराशा की भावना आ जाएगी और अपना जो कार्य वो करना चाहते थे उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यानी जो उनको प्रोडक्ट, जो उत्पाद लास्ट में उनका जो क्रियाफल मिलना चाहिए था वैसा उनको नहीं मिलेगा। तो ये विद्यालय के लिए भी नुकसान करेगा कि जैसा रिजल्ट आना चाहिए था वैसा नहीं आ रहा, और बच्चे का तो होना ही होना है, जैसा उसका विकास होना था वो नहीं होगा। तो जो जेंडर लिंग भेदभाव है उससे क्या होगा, शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। यानी उनमें एक तो हास्य अनुमुख, यानी जिस लक्ष्य को वो प्राप्त करना चाहते थे उससे पीछे हो जाएंगे, उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेंगे, और जो उनका रिजल्ट आना चाहिए था वैसा नहीं आएगा। ये उसका कारण हो सकता है अगर हम कक्षा में जेंडर लिंग भेदभाव करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से की क्षमता से संबंधित है। ध्वनि संबंधी जागरूकता यानी भाषा से बोलने में जो हमारी जागरूकता है कि कैसे हमें ध्वनि को सीखना है, किस प्रकार की ध्वनि हमें किस प्रकार की ध्वनि हमें उत्पन्न करनी है, कैसे बोलना है, किस प्रकार के भाषा का प्रयोग हमें करना है। तो वो अगर हमारे अंदर क्षमता है तो क्या है, हम ध्वनि की संरचना को अच्छे से जानेंगे, उस पे चिंतन करेंगे, यानी हम जो बोल रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो वो सब क्या है, वो ध्वनि संबंधी हमारी जागरूकता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, सही सही व धारा प्रवाह बोलना, यानी लगातार बोलना और सही बोलना, ये है ध्वनि संबंधी जागरूकता हमारी। दूसरा क्या है, जानना समझना और लिखना, ये है ध्वनि संबंधी जानकारी। तीसरा दिया है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। 4 है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना। तो ये है हमारी ध्वनि संबंधी जो जागरूकता है, और उसकी जो क्षमता है हमारे अंदर की ध्वनि की संरचना को समझना कि ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न हुई है, उसकी क्या रचना है, क्या क्या उसमें प्रयोग हुआ है, वो सब जानना, उस पर चिंतन करना, और जरूरत है तो उसमें क्या करना, हेर फेर भी करना, यानी उसमें कुछ बदलाव भी करना। ये सब हमारी ध्वनि संबंधी जो जागरूकता है उसकी क्षमता होती है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन ही राइट रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति नेचुरल, पोषण जो हम बच्चे को दे रहे हैं कि किस प्रकार का उसको माहौल मिला है, किस प्रकार का उसको वातावरण मिला है, इसमें जो विवाद है वो किससे संबंधित है। तो प्रकृति हमारी संबंधित होगी और हमारे अनुवांशिक कारक जो हमें अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से मिले, ठीक है। अगर उनको हम अच्छे से पोषित करेंगे, यानी जो हमें जन्मजात मिल गया, अगर उसको अच्छे से पोषित करेंगे हम, यानी अच्छा वातावरण उसको हम देंगे, तो जो गुण हमें मिले हैं उनका और ज्यादा विकास हम कर सकते हैं। प्रकृति होगी जो हमें नेचुरल यानी अपने पूर्वजों से मिल गया, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमने उसको अर्जित नहीं किया, वो हमें मिले हैं, ठीक है। और पोषण हो गया जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, उस वातावरण में रह के हमने कितना सीखा और जो मिला है उसका कितना विकास किया, यानी इससे ये अर्जित जो हमारे लक्षण है उससे संबंधित हो गया पोषण। और प्रकृति होगी जो हमें अपने पूर्वजों से मिले, जन्मजात मिले, आनुवंशिक रूप से मिले हैं। तो ये सब प्रकृति होगी अनुवांशिक कारक से संबंधित, और वातावरण हो गया हमारा पोषण से संबंधित, यानी कितना पोषण हमने उस बच्चे को दिया है ताकि उसका विकास उस क्षेत्र में अच्छे से हो सके। तो क्या आ जाएगा, प्रकृति पोषणवाद किससे संबंधित है, प्रकृति होगी अनुवांशिकी से, और वातावरण हो गया पोषण से संबंधित। तो 5 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन है मानव विकास ब्लैंक है, यानी जो मानव का विकास होता है वो कैसा है वो हमें बताना है। ऑप्शन क्या कहती है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, तीसरा है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, और सिर्फ मात्रात्मक है। तो मानव का विकास है वो क्या होता है, गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है मानव का विकास, कहाँ से, गर्भावस्था से स्टार्ट होकर
मृत्यु तो चलता ही रहता है विकास। वृद्धि एक टाइम के बाद क्या पता रुक जाती है, यानी वृद्धि रुक जाएगी हमारी, पर विकास हमारा होता ही रहेगा। वृद्धि को हम यानी विकास के कुछ गुणों का तो हम मापन कर सकते हैं कि कितना सीखा हमने और क्या सीखा, उसका मापन कर सकते हैं। तो जहां वृद्धि रुक जाएगी उसके आगे भी तो विकास स्टार्ट रहेगा, यानी मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, हमारा विकास लगातार होता ही रहता है। तो विकास क्या हो गया, गुणात्मक भी है, यानी वृद्धि के बाद में भी विकास होता है, और विकास का मापन भी किया जाता है, यानी मात्रा में उसको मापा भी जा सकता है। तो क्या है, विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक दोनों है विकास हमारा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 6 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। समाजीकरण क्या हो गया कि जहां हम अपने जो समाज है उसके मूल्य, मापदंड, जो नियम है उनको सीखते हैं, वो हमारा समाजीकरण है। तो समाजीकरण के जैसे परिवार, परिवार में हम समाजीकरण सीखते हैं कि एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, जैसा बच्चा देखेगा वैसा सीखेगा। अरे परिवार के लोग आपस में अच्छे से रहते हैं तो बच्चा अच्छा सीखेगा। अगर परिवार के लोग आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो बच्चा वैसा ही व्यवहार सीख जाएगा। तो प्राथमिक एजेंसी तो क्या होगी समाजीकरण की, परिवार हो गया। परिवार से निकल के बच्चा कहाँ आता है, विद्यालय आता है, अपने आस पड़ोस में जाना स्टार्ट करता है। दूसरी एजेंसी वो हो गई बच्चे की, यानी वहां पे उसका समाजीकरण होगा। वहां वो देखेगा कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कि लोग आपस में कैसे व्यवहार करते हैं, बच्चा एक दूसरे बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो वो हमारी दूसरी एजेंसी है समाजीकरण की। तो इसमें हमें बताना है निष्क्रिय, यानी उसका समाजीकरण में कोई रोल नहीं है, ऐसा कारक हमें बताना है। निष्क्रिय यानी क्रियाशील एजेंसी नहीं है वो समाजीकरण की। तो परिवार तो है हमारा समाजीकरण की प्रथम इकाई है ये परिवार, तो ये तो एक सक्रिय एजेंसी है, यानी इसके द्वारा बच्चा समाजीकरण सीखता है। इको क्लब तीसरा दिया, सार्वजनिक पुस्तकालय, और 4 पे दिया हुआ है स्वास्थ्य क्लब। तो इको क्लब और स्वास्थ्य क्लब में तो विभिन्न प्रकार के लोग होंगे, वो कैसा व्यवहार करते हैं वो ही तो सीख रहे हैं वहां पे। तो ये तो समाजीकरण की एजेंसी है, पर जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, पुस्तकालय में बच्चा आएगा और जाएगा, जो करने आया था वो काम किया, उसको दूसरे से कोई लेन देन नहीं होगा। तो यही इसमें क्या हो जाएगा, निष्क्रिय एजेंसी आएगी। जो सार्वजनिक पुस्तकालय है जो दिए गए ऑप्शन में से, यही सबसे निष्क्रिय एजेंसी है समाजीकरण की। तो 7 में 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, संज्ञानात्मक विकास। जो संज्ञानात्मक विकास है निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है, यानी संज्ञानात्मक विकास को और ज्यादा बढ़ावा किससे मिलता है, कैसे से हम संज्ञानात्मक अपने ज्ञानात्मक पक्ष का विकास अच्छे से कर पाएंगे, उसको और ज्यादा समर्थ कौन बनाएगा, दिए गए ऑप्शन में से हमें यह देखना है। तो संज्ञानात्मक विकास क्या हो गया, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। ये क्या सिर्फ वही हमारा संज्ञानात्मक विकास, यानी जो पहले से चला आ रहा है उसको आगे ले जाना, अपने से दूसरों को सिखाना, तो सिर्फ वो ही क्या हमारा संज्ञानात्मक विकास है, नहीं। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। तीसरा है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। 4 है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजित करना। तो जितना संभव हो, यानी ज्यादा से ज्यादा क्रमवार बच्चों की परीक्षाएं लेते रहो। तो क्या वो सिर्फ उसके ठीक है, जहां स्कूल में उसको सिखाया जा रहा है उसमें क्या पता वो बेहतर करना सीख जाए इस प्रकार से, पर उसके जो ज्ञानात्मक पहलू है उसका जो वो अपना उपयोग प्रयोग उस चीज का करे वो नहीं कर पाएगा। कि हमें ऐसा सिखाना है बच्चे को, और इतना सिखाना है कि बच्चा उस चीज को सीख जाए, उसका अर्थ समझने लग जाए, स्पष्ट करने लग जाए, और जहां जरूरत हो उस चीज का वो प्रयोग भी कर सके, इतना सिखाना है। तो इसके लिए हमें एक समृद्ध यानी एक ऐसा वातावरण बच्चे को देना होगा जिसमें विविधता भी हो, यानी विविधता पूर्ण भी हो और वो समृद्ध भी होना चाहिए, तभी उसके ज्ञानात्मक पहलू का अच्छे से विकास होगा। तो यही ऑप्शन इसमें राइट रहेगा, 8 का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 क्या दिया हुआ है, निम्न में से सीखने की शैली का एक
उदाहरण है। नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें उनमें से देखना है कि सीखने की शैली कौन सी है जो नीचे दिए गए उनमें से। तो पहला दिया हुआ है संग्रहण। तो संग्रहण तो क्या हो गया, सीखे हुए को इकट्ठा करने से संबंधित हो गया, यानी हमने कितना सीखा कितना उसमें से ग्रहण कर लिया और कितना अपने अंदर हमने उसको स्टोर कर लिया ताकि उसका हम आगे अपने जो अनुभव उनका प्रयोग कर सके। तो ये तो सीखने की शैली नहीं है। क्या तथ्यात्मक, तथ्यात्मक रूप से सीखना यानी तथ्य देकर उस चीज को कितना हमने स्पष्ट किया है। तीसरा हो गया स्पर्श संबंधी। तो स्पर्श संबंधी भी कोई सीखने की शैली नहीं है, स्पर्श करके कोई चीज को हम, ठीक है प्रत्यक्ष अनुभव वो चीज का हमने कर लिया पर ये एक शैली नहीं है। पर जो 4 नंबर पे क्या दिया हुआ है, चाक्षुष। तो चाक्षुष क्या हो गया, देखने से संबंधित, दृष्टि से संबंधित हो गया, यानी देखकर उस चीज का हम बोध कर रहे हैं। तो ये एक सीखने की शैली होगी। प्रत्यक्ष भी आ गया इसमें कि प्रत्यक्ष से उस चीज को देखकर उस चीज को हम सीख रहे हैं। तो ये क्या है, एक सीखने की शैली है और इससे जो बच्चा सीखेगा वो अच्छे से सीखेगा। जो 9 नंबर में क्या दिया हुआ है कि कौन सी शैली है, तो इसमें जो बच्चा सीखेगा वो अपने नेत्र से, दृष्टि से सीखेगा तो वो बेहतर होगा, यानी देखा हुआ चीज आपको पता है ज्यादा टाइम तक बच्चे के दिमाग में रहती है। तो ये सीखने की एक शैली है और ज्यादा प्रभावशाली भी है। तो 9 का क्या आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन ही हमारा राइट रहेगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। यानी जो प्रेरणाएं हैं, किस प्रकार की प्रेरणाएं हमें बताना है, क्यों पहले ब्लैंक दिया हुआ है कि किस, यानी ब्लैंक प्रेरणाएं, कौन सी प्रेरणाएं, अनुभूतियों को यानी कितना हमने जो अनुभव किया है उसके संतुष्टिकरण, यानी हम संतुष्ट हो जाए कि हाँ मैंने जो सीखा सही सीखा, यानी हमें अपने आप में ऐसा लगे कि हाँ ये सही है, संतुष्ट हो जाए हम उस चीज को। अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों, यानी उसका जो लक्ष्य था उसको उसने प्राप्त कर लिया और इस बात से उसको संतुष्टि मिली। तो उसमें जो उसकी प्रेरणा थी वो कौन सी प्रेरणा है वो हमें बतानी है। तो पहला दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ संरक्षण अनुमुखी, तीसरा दिया हुआ सुरक्षा अनुमुखी और 4 दिया हुआ है प्रभावी। तो प्रभावी कोई अभिप्रेरणा नहीं होती, ठीक है। पर आपको पता है अभिप्रेरणा हमारे जो, हमारी बुद्धि लगा लीजिए, हमारी समझ लगा देती है, वो हमारी इमोशन से संबंधित होती है, हमारी भावना से संबंधित होती है। तो संवेग, भावनाएं, तो कौन सी बुद्धि आ जाएगी, कौन सी अभिप्रेरणा आ जाएगी, भावात्मक प्रेरणाएं। यानी अगर हम अंदर से उस चीज को करने की हमारे अंदर अगर इच्छा है, जिज्ञासा है, तो अगर उस प्रकार से हम अभिप्रेरित हो गए तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे और उससे हमें संतुष्टि भी मिलेंगी। तो क्या आ जाएगा इसमें 10 में, भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुंचने और लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 11 नंबर क्वेश्चन है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशेष दिशा उपलब्ध कराता है, वो क्या है वो हमें बताना है। एक आंतरिक बल यानी हमारे अंदर से ऐसा कोई फोर्स है, ऐसी कोई हमारी रुचि है, जिज्ञासा है जो हमें प्रेरित कर रही है किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है और उससे हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो वो क्या है, पहला दिया हुआ है अध्याय अवकाश, यानी अध्याय के प्रति हमारा जो ध्यान है वो सही हो। दूसरा दिया हुआ है संवेग, यानी हमारे अंदर कोई संवेग है वो हमें विपरीत कर रहा है। तीसरा दिया हुआ है वचनबद्धता, यानी उस चीज के लिए हम वचनबद्ध है। 4 नंबर पे दिया हुआ है अभिप्रेरण, यानी अभिप्रेरण क्या होगा, अभिप्रेरण हमारी आंतरिक प्रेरणा है, यानी हम अंदर से उस चीज को करना चाहते हैं, बाहर से किसी ने बोला नहीं है हमें उस चीज को करने के लिए, हम खुद करना चाहते हैं तो हम उस चीज को अच्छे से कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा होगी, तत्परता होगी, जिज्ञासा होगी, रुचि होगी, अभिक्षमता भी होगी, तो उस चीज को हम अच्छे से कर पाएंगे और एक विशिष्ट दिशा उपलब्ध कर सकेंगे। तो क्या आ जाएगी इसमें, अभिप्रेरणा ही एक आंतरिक बल है जो हमें विप्रेरित करता है उस काम को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए।
तो क्या आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। यानी कौन सा कारक, जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा कारक अधिगम लर्निंग को सकारात्मक रूप से, यानी उस जो लर्निंग हम कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, उसमें अपना क्या सकारात्मक रोल निभाएगा, कौन सा कारक वो हमें बताना है। पहला है सहपाठियों से प्रतियोगिता, दूसरा है अर्थपूर्ण संबंध, तीसरा है माता पिता की ओर दबाव, 4 है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, यानी हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे उस चीज से सीख रहे हम नहीं, माता पिता उसको फोर्स करें कि सीख तू, ये भी नहीं। ये ठीक है, बच्चा कर लेगा, पर वो चीज जो उसको समझ में आनी चाहिए, जो उस चीज को वो जान सके, वो नहीं कर पाएगा। जितना अच्छे से अगर वो खुद से करेगा, उस चीज को किसी से संबंधित करके करेगा, जैसे बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले हम उसको ए सिखाते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे अनार, क्योंकि अनार बच्चे ने देखा होता है, तो हम बोलते हैं ऐसे अनार, तो उसका संबंध कर दिया हमने अनार से, ऐसे अनार, तो वो बच्चा उस चीज को सीख जाएगा। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ए फॉर एप्पल, एप्पल बच्चे ने देखा होता है, तो एप्पल से उस चीज को हमने संबंधित कर दिया। अगर हम ऐसा कुछ बोलते हैं जो बच्चे ने अभी तक देखा ही ना होता, कैसे सीखता बच्चे, उसका संबंध तो उसने नहीं जाना था। तो अगर उस चीज को हम संबंधित करके सिखा रहे हैं उस अर्थ को, तो वो बच्चा उस चीज को सीख जाता है। तो यही सीखना सबसे अच्छा होता है कि अर्थपूर्ण संबंध अगर बच्चा उस चीज का कर लेगा, तो वो उस चीज में सकारात्मक रोल निभाएगी, वो सीखा हुआ उसको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, वो उस चीज को नहीं भूलेगा। क्योंकि बच्चे को देख लो, हम स्टार्टिंग में सबसे पहले जाते तब एनआर सीखना स्टार्ट करते हैं, और लास्ट तक हमें पता है कि ऐसे अनार होते हैं, कभी नहीं भूलते हम, क्योंकि हमने उस चीज को संबंधित करके सीखा है, तो वो सीखा हुआ सबसे बेहतर होता है। तो क्या आ जाएगा, 12 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ब्लैंक से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। जो प्रतिभाशाली बच्चे यानी जिनकी बुद्धि लब्धांक एवरेज से ज्यादा है, गॉड गिफ्टेड जो बच्चे हैं, उनके मन में चलता रहता है कुछ नया करे, कुछ अलग करे, सबसे हटके करे, ऐसे समस्याएं उनको दे जिनका वो कुछ अलग ही अपने हिसाब से सही हो, ऐसा कुछ अलग सोचे, तो क्या हो जाएगा, उसके सृजन करेगा, कुछ नया निर्माण करेगा वो बच्चा। ऐसे क्वेश्चन अगर हम देंगे तो वो उसके विकास में बेहतर होगा। क्या हो जाएगा, 13 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। कौन सा कौशल, यानी संवेगात्मक बुद्धि से हम किस प्रकार का कौशल अर्जित करते हैं, वो हमें बताना है। तो संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी, यानी हमारी जो इमोशन है उससे हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे के अंदर हमारी भावनाएं आती हैं कि इसके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है, ये मेरे साथ अच्छा करता है, यानी ऐसा इमोशन हमारे एक दूसरे के साथ होते हैं। तो क्या होगा, कौन सी बुद्धि संबंधित होगी, पहले दिया हुआ है गति परखना, दूसरा दिया हुआ है विचार करना, तीसरा दिया समानुभूति देना, और 4 दिया हुआ है याद करना। तो जो देखिए 3 नंबर पे क्या दिया हुआ है, समानुभूति, यानी एक दूसरे को समान नजर से देखना, अपने जो आसपास है उनको समान भावना रखना, यानी उनके प्रति समानुभूति रखना। तो यही इसमें आ जाएगा, हमारी इमोशन से संबंधित है। तो क्या आ जाएगा, 14 का हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, समानुभूति देना। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गणित से अधिगम निर्योग्यता का आंकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। यानी गणित में देखना चाहते हैं कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा है, क्या उसने हासिल किया है, यानी क्या उसकी प्रोग्रेस है, क्या उसकी प्रगति है। ठीक है, तो उसके लिए किस प्रकार का परीक्षण अच्छा रहेगा। पहला दिया हुआ निदानात्मक परीक्षण, दूसरा दिया हुआ है स्क्रीनिंग परीक्षण, तीसरा दिया हुआ है उपलब्धि परीक्षण, 4 पे दिया हुआ है अभिक्षमता परीक्षण। तो क्या होगा, जो निदानात्मक है उसमें ही हम क्या देखते हैं कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा, अगर नहीं सीखा तो उसका क्या कारण है, कारण जानने की कोशिश किसमें कर रहे हैं हम, निदानात्मक परीक्षण में ही तो करते हैं। तो यही जो आंकलन है वो सही होगा। तो क्या हो जाएगा, 15 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा
राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन ब्लैंक के साथ संबंधित तत्व है। यानी ये जो तत्व दिए हैं कि प्रभावपूर्ण, यानी उस चीज को हम प्रभाव से करते हैं, प्रभाव यानी लगातार कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं उस चीज को, व्याख्या भी कर रहे हैं उस चीज को, स्पष्ट भी कर रहे हैं, उसमें मौलिकता भी है और लचीलापन भी है, यानी संशोधन योग्य भी है, उस चीज में हम सुधार भी करते हैं। ये जो तत्व दिए हुए हैं चार, ये किससे संबंधित है? कौन सा हमारा गुण है जिसमें ये सब शामिल होंगे? तो पहला दिया ये क्या हमारा कोई गुण है, दूसरा दिया हुआ अपसारी चिंतन से, तीसरा दिया हुआ है तवर्ण से, और चार दिया हुआ है प्रतिभा से। तो ये हमारी कोई प्रतिभा तो नहीं है, प्रतिभा तो हमने कोई लक्ष्य प्राप्त किया, वो उस चीज को प्राप्त करने का जो हमारे अंदर कौशल था वो। तवर्ण भी नहीं है, यानी किस गति से हम सीख रहे हैं। चार, दो पे क्या दिया? अपसारी चिंतन। हाँ, तो ये क्या है हमारा? अपसारी चिंतन है। अपसारी चिंतन जो सृजन करने, सृजनात्मकता से हमारा संबंध, यानी कुछ अलग, कुछ हटके सोचना। तो उसमें प्रभावपूर्णता भी होती है, उसका गुण व्याख्या करना भी होता है, उसमें मौलिकता भी छिपी होती है और उसमें सुधार भी जरूरी है। तो ये सब जो तत्व है वो किसके हैं? आपको पता है किसके हैं? अपसारी चिंतन के, सृजनात्मक जो हमारी सोच होती है उससे संबंधित है ये सब। तो 16 का आ जाएगा 2 नंबर ऑप्शन राइट। 17 क्या दिया हुआ है? सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? यानी जो ये वाक्य दिया हुआ कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, ये किससे संबंधित है? ये जो वाक्य है, तो आपको पता है सभी के लिए, यानी हर प्रकार का बच्चा होगा, चाहे वो विशिष्ट हो, चाहे वो विशिष्ट से कम हो, या किसी प्रकार की उसमें कोई निर्योग्यता हो या कोई अक्षमता हो, सब बच्चे हो गए, सभी के लिए हो गए। सभी के लिए विद्यालय में, यानी विद्यालय हो गया जो हमारे क्या, विद्यालय में, सभी के लिए विद्यालयों में, और सभी की शिक्षा, यानी जो शिक्षा हम दे रहे हैं वो सभी को एक साथ दे रहे हैं, कोई अलग नहीं है कि ये प्रतिभाशाली बच्चा है इसको क्लास में अलग बैठाओ, इसको हम अलग से पढ़ाएंगे, नहीं। सब बच्चों को एक साथ लेके जो शिक्षा दी जा रही है विद्यालयों में, वो क्या है हमारी? समावेशी शिक्षा है। तो किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? ये समावेशी शिक्षा के लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो 17 का क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 18 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतर बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? नीचे जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से देखना है कि कौन सा जो शब्द है या कौन से जो दिया हुआ है ऑप्शन, उनमें से अभिप्रेरणा के साथ कौन संबंधित है। यानी हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, तभी तो हम उस चीज के लिए क्या करते हैं? अभिप्रेत, और वो आंतरिक अभिप्रेरणा होगी, यानी आवश्यकता हुई तभी तो हम चले। क्या हुए? आवश्यकता हुई तभी तो हम चले, हमें भूख लगती है, ठीक है, तो भोजन चाहिए हमें, ठीक है, तो क्या भूख क्या है हमें चला रही है, और भोजन जब प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होगा, तो आवश्यकता क्या है हमारी? खाना। इसी प्रकार हमें प्यास लगती है, प्यास हमें चला रही है, ठीक है, हम प्यासे हैं, तो हमें पानी चाहिए, तो पानी क्या हो गई? हमारी आवश्यकता होगी, और प्यास हमें चला रही है, हमें प्यास लगी है तभी तो हम पानी तक जा रहे हैं, वरना क्या बैठे बैठे पानी हमारे पास है? नहीं, हम क्या हुए? अभी प्रेरित हुए कि हमें पानी चाहिए, प्यास लगी है इसलिए। तो आवश्यकता क्या होती है? हमें चलाती है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। अगर हमें आवश्यकता का पता चल जाएगा तो क्या हम अंदर से आंतरिक अभिप्रेरित हो जाएंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेंगे। जैसे हमें भूख लगती है तो हम खाना चाहिए, हमें खाना आपको प्राप्त करने के लिए हम जो मेहनत करेंगे वो क्या होगी? हमें चलाना है, खाने के लिए हम कर रहे हैं, हमारी आवश्यकता होगी क्या? खाना। और क्या? भूख हमें उस चीज के लिए अभिप्रेरित कर रही है। तो क्या आ जाएगा? आवश्यकता ही एक ऐसा है जो हमें अभिप्रेरित करती है, यानी उस चीज की अगर हमें आवश्यकता नहीं होगी तो वो काम हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आवश्यकता ही एक ऐसा तत्व है जो अभिप्रेरणा के साथ अंतर बदलाव के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो 18 का क्या आ जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 19 क्या है? निम्न में से कौन सा
स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। क्या बताना है इसमें? जो स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, कौन सा? त्रितंत्र सिद्धांत दिया था, त्रिस्तरीय और त्रिचापिया भी कहते हैं इसको। और कब दिया था उन्होंने? ये सिद्धांत दिया था 1985 में दिया था। और अपनी कौन सी पुस्तक में बताया इसने? बियॉन्ड आईक्यू। कौन सी? बियॉन्ड आईक्यू पुस्तक लिखी है इन्होंने, और उसमें इस सिद्धांत के बारे में इन्होंने कहा। और 3 घटक बताए हैं, बुद्धि के 3 घटक बताए, तभी तो क्या कहा है? त्रिस्तरीय कहा है। पहला है, पहला घटक विश्लेषणात्मक, यानी उस चीज को तोड़ के सीखना, वो बुद्धि। दूसरा है अनुभव करके सीखना, वो हमारी बुद्धि, यानी अनुभव करके सीख रहे हैं, पहला तोड़ के सीख रहे हैं, फिर अनुभव किया हमने, फिर उस चीज को व्यवहार में लाए हैं। तो क्या आ जाए? विश्लेषणात्मक बुद्धि संबंधित है, सृजनात्मक बुद्धि संबंधित है और व्यवहारिक बुद्धि संबंधित है इनके इस सिद्धांत से। घटक, अनुभव और संदर्भ। तो व्यवहारिक बुद्धि इसमें 4 नंबर ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो ये इनके सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। तो 19 का क्या आ जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान, हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? शिशु आंख से, आंख क्या है हमारी? ज्ञान इंद्रिय, इंद्रिया होगी कान और हाथ, यानी इस जो अवस्था है इसमें बच्चा अपना इंद्रियों का प्रयोग करके सीख रहा है। तो ये पियाजे की फर्स्ट स्टेज है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है? इस अवस्था को इंद्रियगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज कहा है। ठीक है। अब जो पियाजे ने सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का, उसकी पहली अवस्था में बच्चा ऐसा करता है, अपनी इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है बच्चा। नेक्स्ट, वो दूसरी अवस्था कौन सी बताई है अपने सिद्धांत की? दूसरी बताई है प्राक संक्रियात्मक, यानी प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 4 है अमूर्त संक्रिया, औपचारिक। ठीक है। और अपनी इन अवस्थाओं की बच्चे की अलग अलग विशेषता है। जैसे पहली अवस्था में बच्चा अनुकरण से और इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है। दूसरी अवस्था में बच्चे में भाषा का विकास हो जाएगा, यानी वो जानने लग जाएगा, सोचने लग जाएगा, चिंतन भी प्रारंभ हो जाएगा। तीसरी अवस्था में बच्चे में मूर्त चिंतन आ जाएगा, पलटन का गुण, अल्ट पलट करने सीख जाएगा, संरक्षण का गुण आ जाएगा, केंद्रीकरण का गुण आ जाएगा बच्चे में। और चौथी अवस्था में पहुंचते ही बच्चे में अमूर्त चिंतन, यानी जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में भी सोचने लग जाएगा। तो ये सब पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताया और अपनी अलग अलग अवस्थाओं की अलग अलग विशेषताएं बताई है। और इन विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार आते हैं। तो इस सिद्धांत को आप विशेष ध्यान रखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को। तो इसमें बच्चा किसका? इंद्रियों का प्रयोग करके सीख रहा है। तो कौन सी होगी? इंद्रिय जनित गामक स्तर हो गया, यानी इंद्रियों का सबसे ज्यादा रोल है इसमें। पहली अवस्था यही है, इंद्रिय गामक अवस्था। तो 20 का क्या आ जाएगा हमारा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद आएगी पूर्व संक्रियात्मक स्तर, फिर आएगा मूर्त संक्रियात्मक स्तर और फिर आएगा अमूर्त। ठीक है। तो ये अवस्थाओं का क्रम है पियाजे के। पहली है इंद्रिय जनित अवस्था, वही इसमें पूछा है। तो 20 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, और ये आ गया वायगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। वायगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की गई, यानी क्या उसमें शामिल नहीं किया है वायगोस्की ने? तो वायगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक, यानी समाज को शामिल किया है। उसमें बच्चा कैसे सीखता है उस चीज को अपने सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि बच्चा एक टाइम पे खुद सीख लेता है, यानी जितना वो कर सकता है वो खुद कर लेता है, पर बाद में उसको अपने से ज्यादा जानकारी की जरूरत पड़ती है, वो उसका समीपस्थ विकास क्षेत्र हो गया। फिर उसको जरूरत पड़ी है एमकेओ की, मोर नॉलेजेबल अदर की जरूरत पड़ी है। समीपस्थ विकास को क्या कहा इन्होंने? कहा था ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये सब इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा। एक बच्चा जो अपने आप से निजी वार्ता करता है, यानी आत्म जो वार्ता करता है कि अपने आप को क्या करता है, वो सही दिशा देने के लिए करता है वार्तालाप को। भाषा को भी इन्होंने इंपॉर्टेंट दे दिया अपने सिद्धांत में। तो ये सब कहा है, यानी वायगोस्की ने इन शब्दों को अपने सिद्धांत में शामिल कर लिया। संस्कृति को भी शामिल किया, समाज को भी शामिल किया, भाषा को भी शामिल किया,
पर उन्होंने कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा कि बच्चे के अनुवांशिक कारक यानी जो उसको मिला है उसका कोई रोल है सीखने में। इस बात को उन्होंने अपने सिद्धांत में कहीं भी कहीं जिक्र नहीं किया है। तो यही इसके सिद्धांत से इसी बात की तो उन्होंने उपेक्षा होगी, उपेक्षा यानी अपने सिद्धांत में किस चीज को शामिल नहीं किया है। तो जैविक कारक को उन्होंने शामिल नहीं किया यानी उसको जो मिले हैं अपने पूर्वजों से वो कारक का वायोगोस्की ने अपने सिद्धांत में कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं किया है। तो ये इसके सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा 21 में 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जैविक कारक कहीं पे भी वायोगोस्की के सिद्धांत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 22 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है छात्राएं यानी छात्राओं के बारे में हमें बताना है। पहला दिया अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। दूसरा है अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है। तीसरा है भाषाई और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है। 4 है गणित के सवाल अच्छे से सीखती है लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो हमें बताना है जो दूसरा ऑप्शन क्या दिया है कि लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुछ यानी ये तो एक प्रकार से क्या लिंग भेदभाव वाली भावना होगी। तो लिंग भेदभाव को यानी जेंडर जो पक्षपात है उसको तो हमें कहीं पे भी लाना नहीं है। तो ये तो एक नेगेटिव पॉइंट है, इसको तो आप काट दीजिए कि जरूरी नहीं है कि लड़की अच्छी हो या लड़का अच्छा हो गणित में, दोनों बेहतर हो सकते हैं, दोनों अच्छे से कर सकते हैं गणित के। तो ये वाला तो गलत। तीसरा भाषाई और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है। जरूरी नहीं है लड़की में जो भाषा बोलने में अच्छी हो या संगीत का जो उसका क्षेत्र है उसमें उसका विकास अच्छा हो, जरूरी नहीं है, लड़के भी हो सकते हैं। तो ये वाली बात भी सही नहीं है। ठीक है, यानी ये लिंग पक्षपात को एक प्रकार से बता रही है, तो वो हमें नहीं लाना है क्वेश्चन में कहीं पे भी। तीसरा 4 पे क्या दिया, गणित के सवाल अच्छे से सीखती है, यानी सवाल तो वो कर लेती है पर अगर उनसे संबंधित उनसे कोई तर्क किया जाए यानी उनसे संबंधित अगर और कोई क्वेश्चन पूछ लो तो वो उस चीज को नहीं कर पाएगी। तो ये तो सही नहीं है। तरा जो तार्किक चिंतन है वो लड़कियों में भी अच्छा हो सकता है, जरूरी नहीं है लड़कों में ही हो। तो ये वाला ऑप्शन भी एक नेगेटिव पॉइंट है, तो ये तीनों नहीं आएंगे। पर जो क्या है कि अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है, यानी उसके जो उम्र के बच्चे हैं चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो उनकी तरह वो अच्छी हो सकती है गणित में। तो यही इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये इसमें राइट आएगा। तो 22 का क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 23 क्या दिया हुआ है, 23 नंबर क्वेश्चन है ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। यानी आजकल जो ग्रेड दे रहे हैं कि A+ है, A है, B है या B+ है, वो अंकों से किस प्रकार अलग है। ठीक है, तो वो हमें बताना है। अंक तो क्या पता बच्चा रट कर उस चीज को समझे ना, सिर्फ रट ले और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर ले, तो अंक तो वो वाली बात हो गई, अंक प्राप्त कर। ग्रेड में क्या है, उस जो लेवल के बच्चे हैं वो सब एक ग्रेड में आ गए, जैसे 90 से ऊपर वाले होते हैं A+। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो सब उसमें आ जाएंगे, यानी उन बच्चों की जो क्षमता का जो क्षेत्र है वो उसके आसपास है, तो सबको उस चीज में शामिल कर लिया। इस प्रकार से ग्रेड वो क्या है, अंकों से अलग है। और जो हमारा सीसी है, जो कंटिन्यूस विकास का जो हम क्या करते हैं, सतत एवं समग्र जो हमारा मूल्यांकन है उसमें ग्रेड प्रणाली ही लागू की गई है कि जो एक जो उनकी क्षमता है, यानी ग्रेड किनको 90 से ऊपर वालों को कर दिया, 80 से ऊपर वालों का कर दिया, तो उनके आसपास का जो क्षेत्र है कि इस बच्चे की क्षमता है उस चीज को करने की, तो उनको एक ही ग्रेड दिया जा रहा है। तो उसमें बच्चे को एक तो क्या रहेगा, वो रटेगा नहीं उस चीज को, अच्छे से करेगा, स्पष्ट करेगा, समझेगा, उसका अर्थ जानने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से ये अलग है। इसमें किसमें लागू की है, जो हमारा सतत एवं समग्र मूल्यांकन है CCE, उसमें इस चीज को शामिल किया है, जो ग्रेड व्यवस्था है ये। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या है, ये अलग है, यानी विश्लेषण का जो इनका तरीका है वो अलग है। इस जो अलग होने का तरीका क्या होगा, विश्लेषणात्मक तरीका है, यानी ग्रेड और जो अंकों में विश्लेषण करके अलग कर रहे हैं। यानी एक बच्चे के तो आ रहे हैं 95, एक की आ रही है 92, तो हो सकता है क्या पता इस बच्चे ने रट लिया उस चीज को और इस बच्चे को रटना नहीं आ रहा, उसने जान के समझ के की उस चीज को, तो इन बच्चों को ग्रेड तो एक ही मिला।
पर अंक अलग हो गए तो उस बच्चे को ऐसा लगेगा कि मैंने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए, मैं सबसे इंटेलिजेंट, ऐसी भावनाएं आ जाएगी उनके अंदर। तो ये क्या हो गया, एक विश्लेषण तरीका है अलग करने का, यानी हमने जाना है कि किस बच्चे की कितनी क्षमता है। तो विश्लेषणात्मक रूप से ये दोनों से क्या है, यह पर्सन निम्न में से किस प्रकार के संबंध को रखता है, तो विश्लेषणात्मक जो संबंध है इनका वो अलग। तो 23 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 24 क्या दिया हुआ है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष समृद्धि का ह्रास ब्लैंक से संबंधित है। तो पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था जो सीखने की शैली से, तो उसमें हमने चाक्षुष किया था, यानी दृष्टि से संबंधित हो गया। किससे संबंधित हो गया ये, दृष्टि से संबंधित हो गया ये हमारा। इसमें देखना है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम पढ़ने में, यानी उसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है, यानी क्षमता जो उसकी अक्षमता है वो किस प्रकार की है, पढ़ने से संबंधित है। तो पढ़ने से संबंधित जो हमारी अक्षमता होती है वो क्या होती है, डिसलेक्सिया होती है। लिखने से संबंधित होती है वो डिस्ग्राफिया होती है। गणना करने से यानी गणित में हमें दिक्कत होती है, गणना हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कौन सी है, डिसकैलकुलिया हमारी, यानी जो हमारी अक्षमताएं हैं उनको हमने अलग अलग कर रखा है कि पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया, लिखने से संबंधित डिसग्राफिया, गणना करने से संबंधित डिसकैलकुलिया। इसमें हमें यही बताना है कि किससे संबंधित है, ये हमारे पढ़ने की में कठिनाई का अनुभव है। तो पढ़ने में कठिनाई यानी पढ़ने में अक्षमता हमें, तो डिसकैलकुलिया गणित संबंधित, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित हो गई। और जो 4 पे क्या दिया, डिसलेक्सिया, ये ही हमारी पढ़ने से संबंधित अक्षमता है, यानी बी को हम डी पढ़ लेते हैं, डी को बी पढ़ लेते हैं, यानी हम ढंग से उस चीज को नहीं जान पा रहे कि बी और डी में आखिर फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, तो वो हमारी अक्षमता है। तो वो कौन सी है, डिसलेक्सिया आ जाएगी। 24 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है, यानी रिया भी कक्षा में है और ऋषभ यानी दो विद्यार्थी हैं जो कक्षा में है, वो पिकनिक पर जा रहे हैं। तो जो रिया है वो ऋषभ से सहमत नहीं है, वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी जो उनमें विरोध की भावना होगी कि वो लड़का तो बोला कि पिकनिक पे ऐसे जाना चाहिए, इन नियमों का पालन करना चाहिए, पर रिया उस चीज से सहमत नहीं है, वो अलग तरीका अपना नियम में संशोधन करना चाह रही, तो उनमें सहयोग की भावना नहीं है। यानी कौन सा स्तर हो गया, उनमें जो नैतिकता का स्तर होना चाहिए कि एक दूसरे का हमें सहयोग करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है कक्षा में, जैसे भी जो हमारे सहपाठी है उनसे, तो उनमें सहयोग की जो भावना है उसकी कमी है, यानी सहयोग की जो नैतिकता होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो प्याजे के कौन सी अवस्था में, वो सहयोग की नैतिकता की अवस्था में है। पहला है संज्ञानात्मक परिपक्वता, दूसरा है प्रतिक्रिया, 3 है सहयोग की नैतिकता और 4 है विषमांग नैतिकता। तो कौन सी आ जाएगी, 3 नंबर वाला सही हो जाएगा, सहयोग की नैतिकता की कमी है। ये प्याजे जो अवस्था दी है, प्याजे ने जो सिद्धांत दिया था नैतिकता का, उसमें आ जाएगी सहयोग की नैतिकता। तो 25 का आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 26 नंबर क्वेश्चन है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आंकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो विद्यालय आधारित आंकलन क्या है, यानी जो आसपास जितने विद्यालय है उनमें एक प्रकार आंकलन हो रहा है कि कौन सा विद्यालय श्रेष्ठ है। अगर वो श्रेष्ठ है तो क्यों है, क्या उसके टीचर बेहतर है या विद्यार्थी बेहतर है, क्या उसकी व्यवस्था बेहतर है, यानी जो आंकलन विद्यालय आधारित आंकलन क्या हो गया, यानी जो विद्यालयों में जो आंकलन हो रहा है उनको जानने के लिए कौन सा विद्यालय श्रेष्ठ है। अगर उसमें कोई टीचर अपना रोल निभाएगा तो वो अच्छे से करेगा, यानी उस व्यवस्था के प्रति उसका जो भावना होगी कि मैं बेहतर करूंगा, अपने विद्यालय को बेहतर बनाऊंगा, इसके जो बच्चे हैं उनको और अच्छा कराऊंगा, तो जो आज हमारा विद्यालय पीछे है वो कल आगे होगा। अगर ऐसी उनके अंदर भावना होगी, यानी स्वामित्व की, कि मैं अच्छा करूंगा, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षण कराऊंगा, तो कल हमारा विद्यालय भी श्रेष्ठ कहलाएगा। यानी ऐसी अगर उनके अंदर भावना आ जाएगी तो वो विद्यालय आधारित आंकलन के अंतर्गत आएगा। पहला ऑप्शन क्या दिया है,
उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना चाहिए। यानी ये कार्य यानी इस प्रकार के कार्य दे ताकि वह बच्चे बेहतर बने और उनका विद्यालय आगे निकले। दूसरा है शिक्षार्थी के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। तीसरा है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। चार है उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो क्या आ जाएगा इसमें, एक पॉजिटिव पॉइंट सिर्फ एक यही है कि व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना अगर उनके अंदर आ जाएगी तो वो विद्यालय आधारित आकलन अच्छा रहेगा। उसमें उस अपने विद्यालय को बेहतर बनाना चाहेगा वो टीचर। तो यही क्या है, विद्यालय आधारित आकलन है। 26 का जो 3 नंबर ऑप्शन है वो ही राइट रहेगा इसमें। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 27 नंबर क्वेश्चन है अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। यानी अल्बर्ट बांडुरा ने जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था कि बच्चे के सामने जैसा होगा बच्चा वैसे ही सीखेगा, वैसा ही उसका सामाजिक अधिगम होगा, वैसा ही सामाजिकरण होगा। बच्चे के सामने अगर अच्छे मॉडल प्रस्तुत किए जाएंगे, अच्छे उदाहरण दिए जाएंगे तो बच्चा अच्छा बनने की कोशिश करेगा। यानी उसने बुरा देखा ही नहीं होगा तो वो बुरा करेगा कैसे। यानी अगर वो उसके सामने हम एक वो अपने प्रयोग में उन्होंने क्या किया था कि एक बच्चों का एक ग्रुप बुलाया जाता है, उसमें एक डोल दिखाई जाती है और एक बच्चा उस डोल को पीट रहा है। तो दूसरे दिन वो बच्चे क्या करते हैं, घर पे जाके वो ही काम करते हैं। यानी उनको ऐसा ही दिखाया गया। दूसरे दिन दूसरे ग्रुप को बुलाया जाता है, उसमें वही बच्चे को डोल क्या एक दूसरे के अच्छे से बात कर रहे हैं, उनका जो अच्छे से व्यवहार करें तो वो घर पे जाके अच्छा व्यवहार करते हैं। यानी जैसा उनके सामने मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा प्रतिरूप उनको दिखाया जाएगा, बच्चा वैसे ही सीखेगा। अभी तक उसको कुछ नहीं पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर हम उनके सामने अच्छे एग्जाम्पल देंगे, अच्छे मॉडल प्रस्तुत करेंगे तो उनका जो सामाजिकरण होगा वो अच्छा होगा। क्या हो गया, अल्बर्ट बांडुरा ने यही अपने सिद्धांत में कहा है। और उनके सिद्धांत को प्रत्यक्ष अधिगम भी कहा जाता है, यानी जैसा देखा वैसा सीखा। और मॉडल अधिगम भी कहते हैं, अवलोकन अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। यानी अपने सिद्धांत के इन्होंने कई नाम हो गए इस सिद्धांत के, जैसे मॉडल अधिगम सिद्धांत, प्रत्यक्ष अधिगम सिद्धांत, अवलोकन अधिगम सिद्धांत। और इन्होंने क्या कहा है कि अनुकरण करता है बच्चा, यानी जैसा उसके सामने करेंगे वैसा ही उस चीज का वो अनुकरण करेगा, वैसा ही करेगा। और उनके सहयोगी थे वाल्टर। यानी जो सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बांडुरा ने, उसके सिद्धांत में उनका सहयोग किसने किया था, वाल्टर ने सहयोग किया था। तो यही क्या है, अवलोकन यानी अवलोकन करके सीख रहा है बच्चा, जो देखा वो ही सीखा, प्रत्यक्ष अधिगम किया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो हमें देखना है। पहला, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। चार है खेल अनिवार्य और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन इसमें की क्या आएगा, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडल का एक मुख्य तरीका। यानी बच्चों को सिखाना है हमें तो ऐसे मॉडल प्रस्तुत करो, ऐसा प्रतिरूपण उनके सामने करो कि वो उस चीज को सीख जाए, यानी उसका अनुकरण करे, अवलोकन करे, प्रत्यक्ष करे। तो क्या आ जाएगा, 27 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 क्या दिया हुआ है, 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार ब्लैंक के द्वारा दिया गया है। यानी बच्चे कोई अवधारणा सीख रहा है, कोई सिद्धांत को जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसका प्रयोग करता है और बार बार अभ्यास करता है तो पहले उससे ज्यादा गलतियां होंगी, दूसरी बार उस चीज को करेगा तो थोड़ी कम होगी, तीसरी बार करेगा और कम होगी। यानी वो बार बार अभ्यास करेगा तो उसकी त्रुटियों की संख्या कम हो जाएगी और लास्ट में वो सीधा ही कर देगा, उससे कोई त्रुटि नहीं होगी। यानी क्या हो गया, अभ्यास कर रहा है, त्रुटियों की संख्या कम हो रही है। यानी बाहर अभ्यास से क्या हो रही है, त्रुटियों को कम करने में मदद मिल रही है। तो ये क्या कहा था, प्रयास और अभ्यास त्रुटियों के बारे में किसने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा है कि बिल्ली बार बार अभ्यास करती है और लास्ट में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, पर दोबारा फिर भूल जाती है कि मैंने कैसे किया था। पर बार दोबारा करती है वो, पर उससे इस बार त्रुटियां कम हुई, यानी जल्दी कर लेती है उस चीज को वो।
तो क्या त्रुटियों को कम करने में मदद मिली अभ्यास करने से? तो ये किसने कहा था? E.L. थॉर्नडाइक ने कहा था। लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाटसन व्यवहारवादी और जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो कौन सा आ जाएगा? थॉर्नडाइक वाला आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 28 में। 29 क्या दिया हुआ है? 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिद्धांत चित्र के द्वारा निम्न नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। यानी जो सिद्धांत, जो चित्र है, यानी कोई चित्र के द्वारा हम कोई चीज को स्पष्ट कर रहे हैं तो वो किस प्रकार की अवधारणा की समझ को बढ़ाएंगे। पहला दिया विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने में। दूसरा है अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने में। तीसरा है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को करने की योग्य करने में। 4 है विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण में। यानी किस प्रकार के क्षेत्र को बढ़ा रही है, किस प्रकार की समझ हमारी विकसित होगी सिद्धांत चित्र से। तो क्या करेंगे, हम कोई चीज का चित्र बनाते हैं, एक योजना तो बनाए कि कैसे किस प्रकार से कौन सा क्रम पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है। एक योजना की योग्यता तो आ जाएगी हमारी और उस चीज को हम तर्क करके जान पाएंगे। यानी कौन सी योग्यता का बढ़ होगा? तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की जो योग्यता है वो इससे हमारी बढ़ेगी, जो सिद्धांत चित्र है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 29 में। 28, ये 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 30 नंबर क्वेश्चन है निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। यानी निगमनात्मक जो तर्कणा है इसमें क्या शामिल है वो हमें बताना है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो विशिष्ट से सामान्य तो क्या होता है? क्या होता है? उदाहरण से नियम की तरफ चल रहे हैं। ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, यानी इससे जो ज्ञान का निर्माण होगा वो सही होगा, क्रियाशील होगा और उसका दोबारा निर्माण हम पुनर्निर्माण कर रहे हैं, वो बात स्पष्ट हो रही है इससे। तीसरा है अन्वेषण परक सीखना, यानी उस चीज को बोध करके, अंडरस्टैंड करके हम सीख रहे हैं। सत्य खोज परक संबंधी पद्धतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। 4 है सामान्य से विशिष्ट की ओर जो तर्कण है उसका विकास हो रहा है। क्या कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है इसमें सही होना चाहिए? पहला क्या आएगा कि पहले क्या करता है जो टीचर है निगमनात्मक तर्कणा में, पहले नियम देता है, यानी सामान्य बात बताएगा कि ये इसका नियम है, फिर उससे संबंधित वो उदाहरण देगा और उन उदाहरणों से उस नियम की जो स्पष्ट है उसको सिद्ध करेगा। तो क्या है निगमनात्मक तर्कणा? सामान्य से विशिष्ट की ओर जो तर्कणा है उसका विकास होगा। विशिष्ट जो सामान्य होते हैं वो आगमनात्मक, यानी जो हमारी आगमन विधि है उसमें शामिल है। पहले उदाहरण दो फिर नियम की तरफ जाओ। पर निगमनात्मक में क्या होगा? पहले नियम दिए जाएंगे, यानी सामान्य बात बताई जाएगी, फिर उससे संबंधित उदाहरण और उन उदाहरणों के माध्यम से उन नियमों को स्पष्ट किया जाएगा। तो ये इसमें शामिल होगा। 30 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस टेस्ट में हमने 30 क्वेश्चन कर लिए सीडीपी के, यानी टोटल हमने 4 टेस्ट कर लिए 30 क्वेश्चन के। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।